अब आता है लेक्चर 25, दैट इज सिंक्रोनाइजिंग पावर एंड सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क। तो बेसिकली सिंक्रोनाइजिंग पावर और टॉर्क ये कब आता है, तो जब मशीन में कोई सडन लोड चेंज आता है, दैट इज़ लोड डिमांड में चेंज आए, या तो लोड डिमांड सडनली बढ़ गया या सडनली घट गया, सडनली तुरंत, ठीक है। तो उस समय सिंक्रोनाइजिंग पावर का कॉन्सेप्ट आता है। बेसिकली होता क्या है कि मान लो मशीन जो है तुम्हारा इस स्पेसिफिक लोड एंगल पे चल रहा है, ठीक है, दैट इज़ जनरेटर इस स्पेसिफिक लोड एंगल पे स्टेबल चल रहा है, ठीक है। अब सडनली तुमने ज़्यादा एक और लोड लगा दिया, ज़्यादा लोड लगा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, लोड डिमांड बढ़ गया। लोड डिमांड बढ़ने से क्या होगा, पावर, ये क्या है, ये बेसिकली पावर है जो कि जनरेटर तुम्हारा लोड को दे रहा है, ठीक है। तो सडनली तुमने आउटपुट पावर बढ़ाएगा तो लोड एंगल भी बढ़ेगा। तो लोड एंगल जब बढ़ेगा तो ये देखो मशीन को बेसिकली अपना पावर लगाना पड़ रहा है इस नए वाले लोड एंगल को जाने के लिए, ठीक है। तो इसी को सिंक्रोनाइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है। दैट इज़ मशीन अपना पावर बढ़ाएगा सो दैट वो ज़्यादा पावर डिलीवर कर सके। अब ये कैसे करेगा, तो ये करेगा विद द हेल्प ऑफ इंक्रीजिंग फ्यूल इनपुट या फिर इंक्रीजिंग एक्साइटेशन, जो भी मौजूद होगा। दैट इज़ एक्टिव पावर बढ़ाने के लिए फ्यूल इनपुट बढ़ाना पड़ता है, तो इसी को कहते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर, ठीक है। अब मशीन अपना पावर बढ़ा के इस वाले लोड एंगल पे चल गया, दैट इज़ मान लो उसको इतना पावर चाहिए था, तो इस पावर पे ये लोड एंगल आ रहा है, तो इस लोड एंगल पे जाके वो स्टेबल ऑपरेट करने लगा, ठीक है। इसी को, ये जो इंक्रीज ऑफ पावर होता है ना, इसी को बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर, ठीक है। और इस पावर, ये जो पावर है ये कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इसी को बोलेंगे सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, ठीक है। टॉर्क होता क्या है, बेसिकली पावर अपॉन ओमेगा एसएम ही तो टॉर्क होता है, ठीक है। तो अब देखो ये चीज़ जो सिंक्रोनाइजिंग पावर है ये कहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है। देखो मान लो लोड जो है इस डेल्टा पे परफॉर्म था, मतलब इस डेल्टा पे मान लो लोड जनरेटर तुम्हारा चल रहा है। अब मान लो तुमने लोड चेंज किया, लोड इंक्रीज़ किया, तो लोड इंक्रीज़ करके नया लोड एंगल यहाँ चल जाएगा। अब 90 तो मैक्सिमम पावर होता है, तो इससे ज़्यादा मशीन पावर डिलीवर कर नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पे जाएगा मशीन अपना सिंक्रोनिज्म लूज़ कर जाएगा और धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बताता है कि 90 से पहले मशीन के पास इनफ सिंक्रोनाइज्म पावर होता है, ठीक है। जब एक लोड एंगल से दूसरे लोड एंगल की तरफ मशीन जा रहा होता है तो इस बीच के दौरान को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिएंट जोन। ट्रांजिएंट जोन क्यों होता है, क्योंकि इस दौरान जो है रोटर का स्पीड, दैट इज़ रोटर का रोटेशन वैरी करता है, ठीक है। और उस वेरिएशन से ऑस्किलेशन प्रोड्यूस होता है या फिर वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इस वाइब्रेशन से रोटर जो है इनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। और जब फाइनल नया लोड एंगल पे पहुंचता है तो उसको अपने इस नया लोड एंगल पे स्टेबल होने के लिए काफ़ी दैट इज़ डैम्पिंग आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद वो स्टेबल होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं हंटिंग ऑफ रोटर, ठीक है। हंटिंग में क्या होता है कि जब एक लोड एंगल से दूसरा लोड एंगल जाएगा तो वहाँ ऑस्किलेट करने लगेगा, ठीक ना। बेसिकली होता क्या है कि लोड जो है ज़्यादा पावर डिमांड कर रहा है और जनरेटर उस पावर को बैलेंस करने के लिए अपने से कुछ पावर दे रहा है, तो अप डाउन होने के बाद कुछ देर के बाद ये अपने आप बैलेंस हो जाता है। तो इसी रीज़न को हम लोग इनस्टेबिलिटी बोलते हैं और इस फेनोमेना को हंटिंग बोलते हैं। फिर से क्लियरली समझाते हैं, दैट इज़ मशीन इस लोड एंगल पे ऑपरेट कर रहा है, हमने क्या किया, लोड बढ़ा दिया। लोड बढ़ाने से क्या हो गया, नया पावर देखो इस लोड एंगल पे आ रहा है, तो मशीन को इस लोड एंगल से इस लोड एंगल की ओर जाना है। तो इस ओर जाने में मशीन का जितना पावर लगा उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजिंग पावर। ये कैसे आता है, फ्यूल इनपुट बढ़ा के। तो इस बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं ट्रांजिएंट जोन। यहाँ पे रोटर वाइब्रेट करता है, ऑस्किलेट करता है और फाइनली यहाँ पे जाके स्टेबल हो जाता है, ठीक है। अब देखो जनरेटर के केस में रोटर जो है अपोजिट मूव करता है और स्टेटर का नॉर्थ साउथ दैट इज सिंक्रोनस स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। इसी का ये मतलब एक्चुअल में ऐसे ही होता है। और ये वाला रोटर ऑस्किलेट क्यों करता है, तो इसका देखो नेक्स्ट लेक्चर में बताया हुआ हूँ, दैट इज़ ये वाले पेज में। तो इसमें होता क्या है, जैसे ही हम लोग जनरेटर में लोड डिमांड बढ़ाते हैं तो लोड बढ़ाने के कारण क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ने से आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स बढ़ेगा, जिसके कारण क्या होगा, आर्मेचर रिएक्शन फ्लक्स क्या था, यही तो बेसिकली क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग कर रहा था ना।
तो ये बढ़ने से क्या होगा, जो रिजल्टेंट फ्लक्स था वो और ऐसे होने लगता है। ऐसे हो रहा है मतलब ये जो डेल्टा है, डेल्टा तो यही ना था, ये वाला डेल्टा बढ़ने लगेगा। ठीक है, अब लोड एंगल डेल्टा और आउटपुट पावर का डायरेक्ट रिलेशन होता है, ये हम लोग पहले पढ़े हैं। ठीक है, तो जैसे ही लोड एंगल बढ़ेगा आउटपुट पावर बढ़ेगा। कहने का मतलब मशीन लोड जो कि ज़्यादा पावर डिमांड कर रहा था वो अब मशीन प्रोवाइड करने लगा। अब यहाँ पे देखो, पावर के बढ़ने से रोटर अपना आरपीएम बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? सो दैट इस पावर को सेटिस्फाई कर सके। अब तुम एक और डायरेक्शन में देखो कि मशीन लोड जो है वो जैसे ही ज़्यादा पावर डिमांड किया तो रोटर का, जनरेटर का जो शाफ्ट है वो एकाएक क्या होगा, धीमा होगा। क्यों धीमा होगा? क्योंकि एकाएक तुम ज़्यादा पावर लगा दोगे तो ये जिस स्पीड से घूम रहा था, दैट इज़ एनआर स्पीड से, वो तो धीमा हो जाएगा। तो एक तरफ रोटर मतलब एक तरफ जो लोड है वो रोटर के आरपीएम को घटा रहा है और मशीन जो है वो इस पावर को सप्लाई करने के लिए अपना रोटेशन को, दैट इज़ आरपीएम को बढ़ा रहा है। तो यही घटाने और बढ़ाने के कारण एक रोटर पे दो तरह से फोर्स लग रहा है। जनरेटर कैसा फोर्स लगा रहा है, आरपीएम इंक्रीज़ करने का, और जो लोड लगा हुआ है वो कैसा फोर्स लगा रहा है, आरपीएम डिक्रीज़ करने का। ठीक ना, तो इसी के कारण क्या होता है कि तुम्हारा नया जो लोड एंगल है वहाँ पे जैसे ही रोटर पहुँचता है तो वहाँ पे ऑस्किलेट करने लग जाता है। क्यों? क्योंकि एक ही रोटर पे दो डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, समझे। और यही ऑस्किलेट करते करते फिर नए लोड एंगल पे स्टेबल ऑपरेट कर जाता है। ठीक है, स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो यही रीज़न है कि ये एरो इसीलिए बताया गया, दैट इज़ इस लोड एंगल से इस वाले लोड एंगल जाने में वो बहुत ही ऑस्किलेट करता है। ठीक है, ऑस्किलेशन में इससे ऊपर भी चला जाता है और फाइनली ऐसे करते 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 यहाँ पे स्टेबल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हंटिंग मैंने बता दिया, दैट इज़ इस पोजीशन पे जो ऑस्किलेशन होता है इसी को हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, और यही रीज़न है कि हम लोग लोड एंगल को हमेशा लो रखना पड़ता है, लो रखना प्रेफर करते हैं। क्योंकि अगर हम लोड एंगल को लो रखेंगे तो समझ लो इतना सिंक्रोनाइजिंग पावर मशीन में बचा हुआ है। ठीक है, अगर मान लो लोड एंगल हम लोग यहाँ रखें तो मशीन के पास मात्र इतना सिंक्रोनाइजिंग पावर रहेगा, लेकिन लोड एंगल हम लोग यहाँ सेट करके रखेंगे तो इतना सिंक्रोनाइजिंग पावर रहेगा। कहने का मतलब अगर लोड में वेरिएशन आता है तो मशीन यहाँ तक लोड को संभाल सकता है और स्टेबल रन कर सकता है। ठीक है, अब ये आता है ट्रांजिएंट पावर। ट्रांजिएंट पावर क्या था, बेसिकली यही ट्रांजिएंट टाइम में जो पावर लग रहा है वही तुम्हारा ट्रांजिएंट पावर है। सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट क्या होता है, द रेट एट विच सिंक्रोनस पावर वेरीज विद द चेंज इन लोड एंगल। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पावर डिवाइडेड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ लोड एंगल। ठीक है, दैट इज कहाँ गया, ये देखो पावर में इतना चेंज हो रहा है, लोड एंगल में इतना चेंज हो रहा है। ठीक है, वही चीज़ है सिंक्रोनाइजिंग पावर। ठीक है, तो सिंक्रोनाइजिंग पावर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो पावर आउटपुट था इग्नोरिंग आरए, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू लोड एंगल, तो हमें सिंक्रोनाइजिंग पावर मिल जाएगा। ठीक है, और फिर सिंक्रोनाइजिंग पावर के बाद सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क, दैट इज पावर बाई ओमेगा एस एम। तो सिंक्रोनाइजिंग पावर टॉर्क हो गया। अब इसके बाद स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट क्या होता है, तो देखो 0 से 90 डिग्री तुम्हारा स्टेबल ऑपरेटिंग जोन होता है। ये जनरेटर का ग्राफ है, सिमिलरली उल्टा मोटर का ग्राफ होगा। तो ये रीज़न तुम्हारा स्टेबल ऑपरेटिंग जोन है। ठीक है, अब स्टेबल ऑपरेटिंग जोन में जो सिंक्रोनाइजिंग कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि चेंज इन पावर अपॉन चेंज इन वोल्टेज पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन जो अनस्टेबल जोन होता है वहाँ पे सिंक्रोनाइजिंग पावर का निगेटिव वैल्यू होता है। ठीक है, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव होगा, दैट इज पॉजिटिव एसपी और नेगेटिव। तो पॉजिटिव एसपी अगर आ रहा है, सिंक्रोनाइजिंग पावर अगर पॉजिटिव है तो कहने का मतलब मशीन में सिंक्रोनिज्म बचा हुआ है। और नेगेटिव एसपी आ रहा है, मान लो क्वेश्चन में सॉल्व करके नेगेटिव एसपी आया, इसका मतलब मशीन जो है सिंक्रोनिज्म लूज कर चुका है। ठीक है, सिमिलरली सिंक्रोनाइजिंग पावर सैलिएंट पोल रोटर में एक्स डी और एक्स क्यू ऐड हो जाता है, तो सेम वही पावर है। पावर को डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करने के बाद
ये तुम्हारा सिंक्रोनाइजिंग पावर बच जाएगा। और उसके बाद सिंक्रोनाइजिंग टॉर्क के लिए ओमेगा एस एम दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड में डिवाइड कर। सैलिएंट पोल का टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा था, जिसमें ये क्या है, तो ये रिलक्टेंस पावर है, ये मैग्नेटिक पावर है, और ये बड़ा वाला रिजल्टेंट है, ठीक है। तो इसमें स्टेबल ऑपरेटिंग जो है ना हम लोग पढ़े थे, दैट इज़ 45 से 90 डिग्री के बीच में होता है। तो इसका बीच कोई डिग्री ले लिए, इधर ये तुम्हारा जनरेटर हो गया, ये मोटर हो गया, तो स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट ये हो गया, ठीक है। इसमें पॉजिटिव एस पी आएगा, इधर निगेटिव एस पी, ठीक है। अच्छा, एक और कि हम लोग ओवर एक्साइटेड जनरेटर को क्यों रखते हैं, ताकि लोड एंगल कम रहे। लोड एंगल कम रहने से क्या होगा, सिंक्रोनाइजिंग पावर हमारे पास ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब उसका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल भी कुछ खास नहीं है, इसमें कुछ नहीं, इसमें सिंपल तुमको पावर निकालना रहता है। दैट इज़ पावर का इक्वेशन तुम्हारा ये होता है, एक्टिव पावर का इक्वेशन ये होता है, एम क्या है, नंबर ऑफ फेज है, ठीक है। तो ऐसे कर दोगे तो तुमको निकल जाएगा। यहाँ पे देखना डेल्टा ई दैट इज़ ये तुम्हारा इलेक्ट्रिकल रेडियन पर सेकेंड में होता है, तो ये उसका कन्वर्जन है, ठीक है। और इसके बाद टॉर्क के लिए इसे डिवाइड कर दो, ठीक है। कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। फिर उसके बाद आता है स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर।